स्टोरी की शुरुआत होती है लीसा नाम की एक ऑर्फन लड़की से, जिसकी लाइफ बचपन से ही ट्रेजेडी से भरी हुई थी। जब वह छोटी थी उस ऑर्फनेज में आग लग गई जहां वह रहती थी। आग के अंदर फंसकर उसका चेहरा बुरी तरह डैमेज हो गया। उस दिन के बाद से लीसा ने अपनी शक्ल एक अजीब सी विग के पीछे छुपा ली, जो हर जगह लोगों की नजरें और फुसफुसाहट अपनी तरफ खींच लेती थी। 10 साल तक उसने हिम्मत नहीं की कि कभी मिरर में खुद को देखे, क्योंकि वह अपनी ही रिफ्लेक्शन से डरती थी। लोगों ने उस पर एक जालिमाना निकनेम चिपका दिया था, अगली डकलिंग। और सबसे बुरी बात यह थी कि आज तक किसी को पता नहीं चल सका कि वह आग किसने लगाई थी। अब लीसा एक नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश करती है और एक नए स्कूल की तरफ जा रही होती है, लेकिन जैसे ही वह स्कूल के गेट के अंदर कदम रखती है, उसे समझ आ जाता है कि वह लोगों की नजरों से बच नहीं सकती। उसकी विग अजीब और साफ नजर आने वाली होती है, इसलिए वह तुरंत लोगों का टारगेट बन जाती है। स्टूडेंट्स उसके बारे में फुसफुसाहट करते हैं और कुछ उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है। सोही बेहद खूबसूरत होती है, सब उसकी तारीफ करते हैं। वह क्लास की टॉप स्टूडेंट है और उसकी प्रेजेंस इतनी चार्मिंग होती है कि हर किसी की अटेंशन उसी पर टिक जाती है। हमेशा 2 हैंडसम लड़के उसकी प्रोटेक्शन करते रहते हैं, जो उसके लिए अपनी जान तक देने को तैयार होते हैं और दोनों उससे दीवानों की तरह मोहब्बत करते हैं। वह उसकी तरफ फ्लाइंग किसेस भेजते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि कभी वह भी उनसे प्यार करेगी। और जबकि लिसा का कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा, सोही लग्जरी में पली बड़ी होती है। उसके पेरेंट्स पब्लिक में बहुत पसंद किए जाते हैं और उन्हें परफेक्ट फैमिली ऑफ द ईयर का अवार्ड तक मिल चुका होता है। लेकिन उस परफेक्ट इमेज के पीछे सोही की फैमिली एक इतना अंधेरा राज्य छुपा रही होती है, जो अगर सामने आ जाए तो सब कुछ तबाह कर दे। लीसा अंदर ही अंदर जलन और कड़वाहट से भर चुकी होती है, इसलिए वह डिसाइड करती है कि वह सोही का सामना करेगी। एक दोपहर वह पेन छीन लेती है जो सोही ने अपने बाल पिन अप करने के लिए यूज किया होता है और कांपते हुए पूछती है, क्या तुम्हें मेरी याद है? सोही उसकी तरफ खाली नजरों से देखती है, कंफ्यूज होकर जवाब देती है, मैं नहीं जानती तुम कौन हो। यह पल लीसा को अंदर से तोड़ देता है। उसकी विग हल्का सा फिसल जाती है और नीचे छुपी हुई चीज की एक झलक नजर आ जाती है। बाकी लड़कियां वो ये देख लेती हैं और जालिमाना हंसने लगती हैं। वह उसका पीछा करते हुए उसे वियर्ड हेयर कहकर बुलाते हैं और यहाँ तक कह देते हैं कि उससे बुरी स्मेल आती है। बेइज्जती और दुख से टूटकर लीसा रोते हुए घर भाग जाती है। उस रात ऑर्फनेज में वह स्कूल की फीस और खर्चों के बारे में शिकायत करती है। उसकी सिस्टर्स भी उतनी ही मजबूर होती हैं और उसकी कोई मदद नहीं कर पाती। लीसा को लगता है कि जिंदगी ने उसे हर तरफ से घेर लिया है। अगले दिन मजबूरी उसे इतना धकेल देती है कि वह सोही से पैसे मांग लेती है, लेकिन सोही अपनी परफेक्ट दुनिया में इतनी गुम होती है कि वह लीसा को इग्नोर कर देती है, जैसे वह एग्जिस्ट ही नहीं करती। सालों का दर्द लीसा के अंदर फट पड़ता है और वह गुस्से में चीख कर कहती है कि लोग उसके साथ मिट्टी की तरह बर्ताव करना बंद करें। तभी जियान, जो सोही का एक डिवोटेड प्रोटेक्टर होता है, आगे बढ़ता है। बिना हिचकिचाहट के वह कैश का एक बंडल निकालता है, लिसा के हाथ में थमा देता है और ठंडे लहजे में वार्निंग देता है कि दोबारा कभी सोही के पास मत आना। पूरी भीड़ सांस रोककर यह देखने लगती है कि शायद लीसा टूट जाएगी, लेकिन वह पीछे नहीं हटती, बल्कि वह सीधा जान के चेहरे पर मुक्का मारती है और उसे सबके सामने नीचे गिरा देती है। फिर वह पैसे उसकी तरफ वापस फेंक देती है और गुस्से में सोही की तरफ बढ़ जाती है। हैरान भीड़ के सामने सीधी खड़ी होकर लीसा चीख कर कहती है, क्या तुम समझती हो मैं कोई भिखारी हूँ? मुझे तुम्हारे जहरीले और करप्ट पैसों की जरूरत नहीं है। ये बात सबके सामने सोही की परफेक्ट इमेज को हिला देती है। बाद में जब लिसा स्कूल के अंदर चल रही होती है, वही लड़का अचानक उसके सामने आ जाता है। पहले लीसा को लगता है कि वो फिर से उसे बुली करेगा, लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल उलट वह कहता है कि लीसा बहादुर थी और एक और कॉन्फ्रंटेशन होने के बजाय कुछ अलग होने लगता है। धीरे धीरे उस लड़के के दिल में लीसा के लिए एडमिरेशन पैदा होने लगती है, लेकिन लीसा अब भी अपना राज छुपा कर रखती है और किसी को नहीं बताती कि वो विग के नीचे क्या छुपा रही है। दूसरी तरफ सोही लीसा के गुस्से से परेशान होती है और समझ नहीं पाती कि ये लड़की उससे इतनी नफरत क्यों करती है। कुछ दिन बाद एक सुनसान गली में, जहाँ आसपास कोई नहीं होता, लीसा डिसाइड करती है कि वह अपना सबसे गहरा राज दिखा देगी। उसके हाथ कांप रहे होते हैं जब वह धीरे धीरे अपनी विग उतारती है और जली हुई स्किन और वह स्कार्स सामने आ जाते हैं जो पूरी जिंदगी उसका पीछा करते रहे। सोही शॉक और हॉरर में सांस रोक लेती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि वह क्या देख रही है। लीसा की आवाज़ कांप रही होती है, लेकिन उसके अल्फाज छुरी की तरह तेज होते हैं। यह है वह चीज जो तुमने आग में छोड़ दी थी। और फिर सच सामने फट पड़ता है। सालों पहले वह दोनों अजनबी नहीं थी,
वो बचपन की दोस्त थीं, एक दूसरे से अलग ना होने वाली लड़कियां जो एक ही ऑर्फनेज में रहती थीं। लेकिन आग वाली रात सब कुछ बदल गया। लीसा आग के अंदर फंसी हुई मदद के लिए चीख रही थी। जबकि लीसा अभी भी रिकवर करने की कोशिश कर रही होती है, सोही को एक अमीर फैमिली अडॉप्ट कर लेती है और लीसा को उसकी बिगड़ी हुई शक्ल की वजह से बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाता है। लीसा को पूरा यकीन होता है कि आग लगने में सोही का हाथ था और वही थी जिसने वह चिंगारी जलाई जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसके बाद लीसा को बुली किया गया, उसका मजाक बनाया गया, उसे मॉन्स्टर कहा गया और इतना सताया गया कि उसका सांस लेना तक मुश्किल हो गया। और अब सोही के सामने खड़ी होकर लिसा वादा करती है कि वह पूरी दुनिया को दिखाकर रहेगी कि जिस परफेक्ट लड़की को सब एडमायर करते हैं, असल में वह एक विलन है। स्कूल की रूफटॉप पर खड़ी वह अपनी राइवल से बदला लेने की प्लानिंग कर रही होती है। तभी अचानक कुछ लड़कियां बदतमीजी से उसकी बात काट कर वहाँ आ जाती हैं। वह हंसने लगती हैं और पूछती हैं क्या उसके बाल सच में असली हैं भी या नहीं। बिना हिचकिचाहट के लीसा उन पर टूट पड़ती है और उन्हें इतना बुरी तरह मारती है कि वह डरे हुए छोटे पेट्स की तरह कांपने लगती हैं। उसके गुस्से के सामने बिल्कुल दब जाती हैं। लेकिन हारी हुई लड़कियां ने हायर्ड थग्स को बुला लेती हैं। उस रात जब लीसा घर जा रही होती है, वह लोग उसे घेर लेते हैं। वह उसे दीवार के साथ जोर से धक्का देते हैं और उसके चेहरे पर थप्पड़ मारते हैं। और एक जालिम लड़का जो जोकर से भी ज्यादा विशस होता है, उसे लात मारकर जमीन पर गिरा देता है। जब लीसा लगभग कुचली जाने वाली होती है, तभी जायान अचानक वहाँ आ जाता है। वह गैंग का ब्रूटल प्रिसीजन के साथ सामना करता है और उसकी मार्शल आर्ट स्किल्स पूरी सिचुएशन पलट देती हैं। हड्डियां टूटने की आवाजें आती हैं और बॉडीज फुटपाथ पर गिरने लगती हैं। थग्स दर्द से तड़पते रह जाते हैं। लीसा हैरानी से देखती रहती है जब उसका सेवियर सबके सामने मजबूती से खड़ा होता है। अपनी जिंदगी में पहली बार उसका दिल नफरत के अलावा किसी और एहसास से धड़कता है। उसके बाद वह जान के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाती और पहली बार मोहब्बत इमेजिन करने की हिम्मत करती है। एक रात वह डिसाइड करती है कि वह जायन को एक सिल्वर स्वान पेंडेंट देगी जो उसके छुपे हुए फीलिंग्स की निशानी होगा। लेकिन जायन जल्द ही एक ऐसा कन्फेशन करता है जो उसे तोड़ देता है। जिस लड़की से वो मोहब्बत करता है वह सोही है और उसकी नजर में लिसा सिर्फ एक परेशान और ऑगली डकलिंग है। गुस्से से भरकर लिसा सीधा सोही के पास जाती है और उससे कहती है कि जो लड़के हमेशा उसके आसपास मंडराते रहते हैं वह सब हाइपोक्रिट्स हैं। अपना बदला पूरा करने के लिए वह जायन के घर में चुपके से घुस जाती है, बिना ये जाने कि सोही सीक्रेटली उसका पीछा कर रही होती है, ये जानने के लिए कि वह क्या करने वाली है। अंदर जाकर लीसा एक केयरफुली अरेंज्ड रोमांटिक सेटअप देखती है जहां फ्लावर्स, बलून्स और हर चीज सोही को लव कन्फेशन देने के लिए सजाई गई होती है। जब जायन लीसा की इरिटेशन नोटिस करता है, लीसा ठंडे लहजे में जवाब देती है कि सोही उससे बिल्कुल प्यार नहीं करती और उसे जयान की जरा भी परवाह नहीं है। उसकी बातों से जयान का गुस्सा भड़क उठता है और तभी उसकी नजर लीसा के पास एक नेकलेस पर पड़ती है जो असल में सोही का होता है। उसे यकीन हो जाता है कि लीसा ने वह चोरी किया है और वह डिमांड करता है कि वह नेकलेस वापस करे। इसी दौरान लीसा फिसल जाती है और उसकी विग गिर जाती है। जायान उसका असली चेहरा देख लेता है। शौक के बाद वह जालिमाना हंसने लगता है और उसे मॉन्स्टर कहकर मजाक उड़ाता है। मायूसी के एक पल में लीसा चाकू पकड़ लेती है और खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। जायान वक्त पर उसे रोक लेता है, लेकिन तब तक सब कुछ अंदर से टूट चुका होता है। उसके पास्ट के साए पहले से भी ज्यादा जोर से लौट आते हैं। तभी सोही जो उसका पीछा करते हुए वहाँ तक पहुँची होती है, रूम में घुसकर यह सब देख लेती है। लीसा गुस्से और नफरत से कांपते हुए उस पर चीखने लगती है और हर चीज का ब्लेम उस पर डाल देती है, आग का, स्कार्स का और अपनी बर्बाद जिंदगी का। फिर वह ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है। लीसा हाथ में चाकू लेकर सोही के दिल की तरफ झपटती है, लेकिन आखिरी पल में जयान उसके सामने आ जाता है। चाकू उसकी पीठ में घुस जाता है और खून बहने लगता है। वह जमीन पर गिर पड़ता है और उसकी जिंदगी धीरे धीरे उससे दूर जाने लगती है। सोही उसके खून में भीगी हुई शौक में घर भागती है और अपनी माँ को चीख कर बताती है कि जयान उसकी बाहों में मर गया। उसकी माँ हैरत अंगेज तौर पर बिल्कुल काल्म रहती है और फौरन अस्यूम कर लेती है कि उसकी बेटी ने उसे मार दिया है। सोही समझाती है कि उसका फोन और होमवर्क जायान के घर रह गया था, ऐसा एविडेंस जो उसे मर्डर से जोड़ सकता है। उसकी माँ अजीब हद तक कंपोज्ड रहती है और उसे एक ट्रैंक्विलाइजर दे देती है। अगली सुबह जब सोही उठती है तो वह देखती है कि जो चीजें वह घर में छोड़ आई थी वह सब वापस आ चुकी हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बाद में उसे पता चलता है कि जयान का घर जलकर खाक हो गया और उसके
पेरेंट्स भी आग में मर गए। तब उसे एहसास होता है कि शायद उसकी अपनी माँ ने रात के अंधेरे में सारा एविडेंस मिटा दिया। जिन परफेक्ट पेरेंट्स पर वह कभी भरोसा करती थी वह सेवियर्स नहीं थे, वह मॉन्स्टर्स थे। दूसरी तरफ लीसा उस आग के रूइंस पर जाती है। एक डिटेक्टिव उसे नोटिस करता है और उसके नर्वस बिहेवियर पर सस्पिशियस हो जाता है। वह लीसा और जायन से कनेक्टेड हर शख्स की इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देता है। इसी दौरान सोही एंजाइटी से घुटने लगती है। उसका फादर उसे तसल्ली देने की कोशिश करता है और कहता है कि वक्त हर जख्म भर देता है। लेकिन जब पुलिस उनके घर आती है, उसका फादर उसे ऑर्डर देता है कि वह कार में ही बैठी रहे। वहाँ उसे वह स्वान नेकलेस मिलता है जो जायन कभी बहुत चेरिश करता था और वह उसके फादर के पास होता है। ये रियलाइजेशन उसकी रूह तक ठंडी कर देती है और उसे समझ आ जाता है कि उसका फादर भी इनोसेंट नहीं है। जब वह घर के अंदर जाते हैं, पुलिस उसे टेबल पर बिठाती है और उसके पेरेंट्स के साथ इंटरोगेशन शुरू होती है। पुलिस सोही से डेथ्स के बारे में सवाल करती है और वह झूठ बोल देती है कि जान की डेथ वाली रात वह घर पर थी। उसके पेरेंट्स फक्र से मुस्कुराकर उसकी स्टोरी सपोर्ट करते हैं। लेकिन जैसे ही पुलिस चली जाती है, उसके फादर का बिहेवियर बदल जाता है। वह धीरे से कहता है, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुँच सकता। लेकिन उसकी आंखें ठंडी होती हैं और आवाज डरा देने वाली। उस रात सोही घर में अजीब आवाजें सुनती है। जब वह भागने की कोशिश करती है तो देखती है कि उसके पेरेंट्स दरवाजे के सामने खड़े हैं और जॉम्बी जैसी ईरी स्माइल कर रहे हैं। उस खौफनाक रात के बाद से सोही को समझ आ जाता है कि उसके पेरेंट्स वह फ्लॉलेस एंजल्स नहीं हैं जिन्हें दुनिया पूजती है। फिर उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स घर के अंदर एक सीक्रेट रूम छुपा रहे हैं। सच जानने के लिए वह अपने गार्डियन जून से हेल्प मांगती है, जो मान जाता है कि जब तक वह घर के हर कोने की तलाशी लेगी तब तक वह बाहर नजर रखेगा। जब उसे आखिर एक कीज का सेट मिलता है, वह सीधा फॉरबिडन रूम की तरफ बढ़ती है। उसके दिमाग में पुरानी यादें लौट आती हैं। जब वह छोटी थी, एक बार उसने उस रूम के अंदर जाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके फादर ने उसे कातिलाना नजरों से रोक दिया था और वार्निंग दी थी कि दोबारा कभी उस दरवाजे के पास भी मत आना। अब उसका दिल तेजी से धड़क रहा होता है जब वह एक एक करके सारी कीज ट्राई करती है, लेकिन कोई भी फिट नहीं होती। और तब उसे सबसे बुरी बात का एहसास होता है। उसके पेरेंट्स वापस घर आ रहे होते हैं। जल्दी में वह एक लैडर उठाती है और सेकंड फ्लोर की तरफ भागती है ताकि विंडो के थ्रू अंदर घुस सके। जून उसे टाइम देने के लिए बाहर उसके फादर का ध्यान भटकाने लगता है और रिडिकुलस टिकटॉक डांसेस करने लगता है। उसका फादर कंफ्यूज्ड और डिस्टर्ब्ड होकर उसे देखता रहता है और इसी दौरान सोही फॉरबिडन रूम के अंदर घुस जाती है। अचानक उसकी नजर डेस्क पर रखी एक मिस्टीरियस फोटोग्राफ पर पड़ती है। उस फोटो में वह अडॉप्शन से पहले अपनी फैमिली को देखती है और उनके साथ एक और टीनेज लड़का खड़ा होता है, एक भाई जिसके बारे में वह कभी नहीं जानती थी। उसका दिमाग घूमने लगता है, वह कौन था और उसके साथ क्या हुआ। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, उसे अपने पेरेंट्स के घर में एंटर होने की आवाज सुनाई देती है। वह दोनों शक भरे अंदाज में चल रहे होते हैं, जैसे घर की खामोशी उन्हें अजीब लग रही हो। उसका फादर की हाथ में लिए स्टेयर्स चढ़ने लगता है और लॉक्ड रूम की तरफ बढ़ता है। बिल्कुल आखिरी सेकंड पर सोही बाथरूम से टॉवल में लिपटी हुई बाहर आती है, एक्टिंग करती है जैसे वह अभी शावर लेकर निकली हो। लेकिन उसकी माँ बेवकूफ नहीं बनती। बाद में सोही हिम्मत करके अपनी माँ से पूछती है, आपने मुझे अडॉप्ट क्यों किया था। पहली बार उसकी माँ का मास्क टूट जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा चमकता है जब वह उस पर चीख पड़ती है। परफेक्ट मदर का ड्रामा धीरे धीरे टूट रहा होता है और सोही समझ जाती है कि वह सच के और करीब पहुँच रही है। जवाब ढूंढने के लिए वह अपनी ग्रैंड मदर के पास जाती है, जो एक बहुत बड़े एस्टेट में रहती है। जब सोही उन्हें फोटोग्राफ दिखाती है और उस मिस्टीरियस लड़के के बारे में पूछती है तो उसकी ग्रैंड मदर का कंपोजर टूट जाता है। वह गुस्से में चीखने लगती है कि सोही का खून मनहूस है और वह कभी भी सच में इस फैमिली का हिस्सा नहीं बन सकती। गुस्से के दौरे में वह एक वाज जमीन पर दे मारती है और उसके टूटे हुए टुकड़े सोही की टांग काट देते हैं। जून, जो हमेशा की तरह उसका डिवोटेड प्रोटेक्टर होता है, उसे अपनी पीठ पर उठा लेता है। उसकी आंखों में खामोश मोहब्बत होती है। पहली बार सोही किसी ऐसे इंसान की वार्मथ महसूस करती है जो सच में उसकी परवाह करता है, सिर्फ पावर या अपीयरेंस की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वह वाकई उसकी फिक्र करता है। लेकिन खतरा लगातार उसके करीब आ रहा होता है। घर वापस आकर उसके पेरेंट्स उसकी चीजों की तलाशी लेने लगते हैं और उसकी प्राइवेट डायरी पढ़ते हैं जहां उसने उनके लिए अपनी नफरत लिखी होती है। इसी दौरान पुलिस को शक होने लगता है कि सोही क्राइम्स से जुड़ी हुई है। हर तरफ से घिरकर वह जून पर भरोसा करती है और धीरे से सच बताती है। जयान की डेथ एक्सीडेंटली लिसा के हाथ से हुई थी। जून शॉक में आ जाता है, लेकिन वफादार रहता है और वादा करता है कि वह उसका सीक्रेट प्रोटेक्ट करेगा। फिर सोही को एक अननोन नंबर से मिस्टीरियस मैसेज मिलता है, स्कूल एंट्रेंस पर मिलो। वह फौरन वहाँ भागती है, ये सोचकर कि शायद लिसा ने बुलाया है। लेकिन जब वह पहुँचती है तो वहाँ कोई
नहीं होता। रोड के दूसरी तरफ उसे एक फेमिलियर सिलुएट नजर आती है, लीसा का फिगर। बेचैन होकर वह उसकी तरफ भागती है, लेकिन उसी पल एक ट्रक तेज रफ्तार से रोड पर आता है और सीधा उसकी तरफ बढ़ता है। आखिरी सेकंड में जून उसकी तरफ जंप करता है और उसे जोर से धक्का देकर रास्ते से हटा देता है, लेकिन खुद ट्रक की टक्कर का शिकार हो जाता है। उसका जिस्म जमीन पर जा गिरता है। सोही खौफ से चीख उठती है और उसे अपनी बाहों में पकड़ लेती है जब उसका सीना हल्की सी सांस के साथ उठ रहा होता है। क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था या फिर जानबूझकर किया गया हमला? जल्द ही शक उसके फादर पर जाता है, क्योंकि पता चलता है कि उसने एक ब्लैक ट्रक रेंट किया था जो बिल्कुल उसी ट्रक जैसा था जो अटैक में यूज हुआ। वह बहाना बनाता है कि ट्रक उसके चलाने से पहले ही चोरी हो गया था, लेकिन अब सोही उसकी किसी बात पर यकीन नहीं करती। उसका फादर उसे मारने की प्लानिंग कर रहा है। जब वह उसका सामना करती है तो उसका गुस्सा फट पड़ता है। वह तूफानी अंदाज में उसके रूम में घुसकर उसकी चीजें तोड़ने लगता है और डिमांड करता है कि फॉरबिडन रूम वाली फोटोग्राफ उसने कहाँ छुपाई है। तब सोही उसे धमकी देती है कि वह पुलिस को सब बता देगी। उसका जवाब रूह कांप देने वाला होता है, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं खुद तुम्हें मार दूंगा। इसके बाद सोही एक पुलिस ऑफिसर से कांटेक्ट करती है और फोटो वाले लड़के के बारे में पूछती है। सच दिल तोड़ देने वाला होता है। वह लड़का उसके पेरेंट्स का बायोलॉजिकल बेटा था। सालों पहले वह एक मिस्टीरियस फायर में मर गया था। अब सारे पजल पीसेस धीरे धीरे फिट होने लगते हैं। सोही को प्यार की वजह से अडॉप्ट नहीं किया गया था। उसे सिर्फ उस बेटे की जगह भरने के लिए लाया गया था जिसे उन्होंने खो दिया था, ताकि उनकी परफेक्ट फैमिली की इमेज बनी रहे। घर वापस आकर उसके पेरेंट्स उसे अंदर लॉक कर देते हैं। उस पर कंट्रोल रखने के लिए उसकी हर मूवमेंट पर नजर रखते हैं। किचन में उसकी नजर ग्रोसरीज के दरमियान रखे एक पीनट बटर के जार पर पड़ती है। उसका खून जम जाता है। उसे पीनट बटर से जानलेवा एलर्जी होती है और उसके पेरेंट्स ये बात अच्छी तरह जानते हैं। वह उसकी हिफाजत नहीं कर रहे, वह उसे जहर देने की कोशिश कर रहे हैं। उस रात उसकी माँ सूप का बाउल लेकर रूम में आती है और उसे खाने के लिए कहती है। सोही का जिस्म कांपने लगता है। उसे शक होता है कि सूप में पीनट बटर मिला हुआ है। वह मना कर देती है। उसकी माँ जिद करती है, सिर्फ एक बाइट। सोही गुस्से में स्पून को झटका देकर गिरा देती है और तेज बारिश में घर से भाग जाती है, लेकिन अंधेरे में खतरा छुपा होता है। एक डार्क फिगर उसके पास से गुजरता है और वह डर कर चीख उठती है। अंधाधुंध भागते हुए वह रोड पर आ जाती है और एक स्पीडिंग कार उससे टकरा जाती है। हड्डियां टूटने की आवाज आती है और उसका जिस्म जमीन पर गिरकर बिखर जाता है। जमीन पर पड़ी हुई आंसुओं के दरमियान उसकी नजर धुंधली होने लगती है। हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के दरमियान लटकती हुई वह हेलुसिनेट करती है कि उसकी माँ उसके ऊपर खड़ी है और उसकी आंखें खून की तरह लाल हैं। लेकिन जब वह होश में आती है तो उसके पास जून होता है, जो डॉक्टर्स को डेस्परेट होकर बुला रहा होता है। कांपते हुए वह धीरे से कहती है, वह मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। एक पुलिस ऑफिसर उसके करीब झुककर असल मर्डरर का नाम बताने की रिक्वेस्ट करता है। रूम में खड़ा उसका फादर उसे गहरी नजरों से देख रहा होता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह सके एक और हिला देने वाली खबर मिलती है। एक्सीडेंट रैंडम नहीं था। सर्वेलेंस कैमरास रिवील करते हैं कि उसे जानबूझकर रोड में धक्का दिया गया था। प्राइम सस्पेक्ट उसका फादर होता है। पुलिस घर पर छापा मारती है और उसके फादर को किडनैपिंग, आर्सन और अटेम्प्टेड मर्डर के चार्जेस में अरेस्ट कर लेती है। लेकिन जब उससे इंटरोगेट किया जा रहा होता है, एक और खतरा धीरे धीरे करीब आ रहा होता है। एक रात सोही अपने रूम में ग्लास टूटने की आवाज सुनती है। एक नाइफ पकड़े सिलहुट हॉलवे में उसका पीछा कर रहा होता है। टूटे हुए ग्लास पर पांव रखने की वजह से जख्मी होकर वह भागने की कोशिश करती है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो उसका दिल जमा देती है, लीसा। चाकू पकड़े हुए वह ट्विस्टेड स्माइल के साथ उसकी तरफ बढ़ रही होती है। अब तुम्हारी बारी है मेरा दर्द महसूस करने की। लीसा की नफरत की इंटेंसिटी देखकर सोही बिल्कुल जम जाती है। वह समझ ही नहीं पाती कि उनकी दोस्ती कैसे इतनी खौफनाक नफरत में बदल गई। लीसा एक गंदा शवल उठाती है और उस पर बेरहमी से वार करती है। फिर वह उसे बेडरूम के अंदर एक चेयर से बांध देती है। उसके बाद वह फ्लोर पर गैसोलीन डालना शुरू कर देती है। फिर सच सामने आता है। जब सोही की माँ मर्डर वाली जगह पर पहुंची थी, तब उसने असल में उस लड़के को अभी भी जिंदा देखा था, जिसका मतलब ये है कि सोही ने उसे नहीं मारा था। इससे यह भी पता चलता है कि उसकी माँ ने उस जगह को आग नहीं लगाई थी। वह सिर्फ अपनी बेटी का होमवर्क और फोन लेने गई थी, जो ये रिवील करता है कि उनकी डेथ्स का जिम्मेदार कोई और था। आंसुओं के साथ सोही लिसा से कहती है कि वह अब भी फ्रेंड्स बन सकती हैं, वह अब भी एक दूसरे को बचा सकती हैं, शायद दोबारा प्यार भी कर सकती हैं। एक छोटे से पल के लिए लिसा हिचकिचाती है, लेकिन तभी विंडो के बाहर मूवमेंट देखकर सोही की नजर रुक जाती है। एक पुलिसमैन। उम्मीद की लहर उसके दिल में उठती है, लेकिन वह तुरंत हॉरर में बदल जाती है जब वह आदमी सिगरेट जलाता है और आराम से उसकी आग गैसोलीन से भीगे फ्लोर पर
फेंक देता है। आग धमाके के साथ भड़क उठती है और रूम को हीट और स्मोक की दीवार में लपेट लेती है। उसके होंठों पर एक सिनिस्टर स्माइल आ जाती है। वह कोई असली पुलिसमैन नहीं होता, वह उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज होता है। लिसा भागने की कोशिश करती है लेकिन वह इम्पोस्टर उसे पकड़ लेता है और चाकू उसके गले पर रखकर उसे वापस आग के अंदर धकेल देता है। जब लगता है कि अब सब खत्म हो गया, तब असली पुलिस वहाँ घुस आती है और अपनी गन उस इम्पोस्टर के सिर पर तान देती है। एक पल के लिए लगता है कि वह बच गए हैं, लेकिन आग झपकते ही फेक कॉप उस पुलिस वाले को डिसआर्म कर देता है, उसे गोली मार देता है और लिसा को घसीटकर रात के अंधेरे में ले जाता है। फिर एक शॉकिंग ट्विस्ट में सच सामने आता है। वह इम्पोस्टर असल में सोही का बायोलॉजिकल फादर होता है, एक ऐसा आदमी जिसका पास्ट बहुत अंधेरा था। सालों पहले जब उसकी वाइफ चाइल्ड बर्थ के दौरान मर गई थी, तब वह गैम्बलिंग डेट्स में डूब गया था। अपनी नाकामी छुपाने के लिए उसने एक फेक एक्सीडेंट का ड्रामा रचा था जिसमें उसकी बेटी शामिल थी, ताकि इंश्योरेंस मनी स्कैम कर सके। लेकिन जब एक प्रोसिक्यूटर ने उसका राज एक्सपोज कर दिया तो उसे जेल भेज दिया गया। रिलीज होने के बाद वह सिर्फ बदले की आग में जल रहा था। उसने एक सीक्रेट अंडरग्राउंड चैम्बर बनाया और किडनैपिंग का एक प्लान रचा जो धीरे धीरे कंट्रोल से बाहर हो गया। फिर उसकी बेटी की दोस्ती उस प्रोसिक्यूटर के बेटे से हो गई जिसने उसे जेल भेजा था। उसने उस लड़के से कहा कि वह उसकी बेटी का बेबी सिट करे, लेकिन यह सब एक प्लान का हिस्सा था। कुछ ही देर बाद उसने प्रोसिक्यूटर से $1 मिलियन की रैंसम डिमांड की अगर वह अपने बेटे को जिंदा देखना चाहता था। लेकिन उसके बाद जो हुआ वह एक असली नाइटमेयर था। बेसमेंट में आग लग गई जहां उसकी बेटी और वह लड़का फंसे हुए थे। बायोलॉजिकल बेटा बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन आग और ज्यादा तेज और खतरनाक होती जाती है। आखिर उसे सिर्फ एक छोटी सी विंडो नजर आती है। वह छोटी लड़की को उस विंडो के थ्रू बाहर धकेलकर बचा लेता है, लेकिन जब वह खुद बाहर निकलने का दूसरा रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है, पूरी जगह धमाके के साथ फट जाती है और वह अंदर ही रह जाता है। उस लड़के के पेरेंट्स उसी वक्त पहुंचते हैं जब एक्सप्लोजन होता है। फायर फाइटर्स उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं कि अंदर मौजूद सब लोग मर चुके हैं, लेकिन अचानक किसी को बाहर निकाला जाता है और वह वही छोटी लड़की होती है जिसे उनके बेटे ने बचाया था। कुछ लम्हों बाद वह हार्ट ब्रेकिंग न्यूज कंफर्म हो जाती है। उनका बेटा वाकई आग में मर चुका था। गम से टूटकर भी वह अपने बेटे के आखिरी एक्ट ऑफ लव से डीपली मूव्ड हो जाते हैं। इसीलिए उस आदमी की वजह से इतना दर्द सहने के बावजूद भी उन्होंने सोही को अडॉप्ट कर लिया, जो उसी शख्स की बेटी थी जिसने उनकी जिंदगी में इतनी बड़ी ट्रेजेडी लाई थी। यहाँ हमें पता चलता है कि उसके पेरेंट्स कभी सोही को मारना नहीं चाहते थे। उनका सिर्फ एक गुनाह था, वह उसे हद से ज्यादा प्यार करते थे, चाहे इसके लिए उन्हें हर सीक्रेट को झूठों के नीचे दफन ही क्यों न करना पड़े। बायोलॉजिकल फादर और सोही के एडॉप्टिव फादर के दरमियान एक ब्रूटल फाइट होती है और दोनों क्लिफ से गिरकर नीचे समंदर में जा गिरते हैं। किसी को नहीं पता होता कि दोनों में से कोई बचा भी है या नहीं। सोही गम से टूटकर अपनी एडॉप्टिव मदर की बाहों में गिर जाती है। उसकी माँ उसे गले लगाकर कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए तुम हमारी बेटी हो, हमारी खूबसूरत बच्ची। दूसरी तरफ लिसा, जो बुरी तरह जख्मी और टॉर्चर्ड होती है, एक लॉकर के अंदर जिंदा मिलती है। वह मुश्किल से सांस ले रही होती है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। एडॉप्टिव फादर को भी समंदर से जिंदा बचा लिया जाता है। बाद में वह अपने जले हुए घर के रुइंस पर वापस जाती है। धीरे धीरे वह उसका एक हिस्सा रिस्टोर करती है। फिर उसके एडॉप्टिव पेरेंट्स वहाँ आते हैं और सोही ने एक केक प्रिपेयर किया होता है जिस पर हैप्पी बर्थडे लिखा होता है। दिल की गहराइयों में वह जानती होती है कि उनका बेटा ही था जिसने उसे आग से बचाया था, और वह केक असल में उसी के लिए होता है, क्योंकि अगर वह आज जिंदा होता तो आज उसका बर्थडे होता। फिर वह अपना दिल खोलकर उनसे माफी मांगती है, क्योंकि उसके अंदर कहीं न कहीं यह एहसास होता है कि अगर वह कभी उनकी जिंदगी में न आती तो शायद उनका बेटा आज भी जिंदा होता। उसकी एडॉप्टिव माँ नरमी से उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे तसल्ली देती है कि उनके फैमिली बॉन्ड कभी टूट नहीं सकते। वह उसे याद दिलाती है कि उनका बेटा जरूर आसमान से उसे देख रहा होगा। जब लगता है कि अब हीलिंग मुमकिन है, तभी एक हॉरिफाइंग ट्विस्ट सामने आता है। उस रात जो सूप उसने उन्हें सर्व किया था वह जहरीला था, लेकिन उसके अपने हाथों से नहीं बल्कि उसके बायोलॉजिकल पिता ने उसमें जहर मिलाया था। सोही डर से जम जाती है। उसके बायोलॉजिकल पिता का असर अब भी उस पर टूट नहीं सका था। वह उससे कहता है कि वह दोनों मिलकर एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं, लेकिन उन्हें पैसों की जरूरत होगी। वह डिमांड करता है कि सोही फैमिली सेफ खोल दे। फिर सोही उसे बताती है कि सेफ का पासवर्ड सिर्फ उसकी बर्थडे डेट है। यह दुनिया की सबसे आसान चीज लगती है, लेकिन चाहे वह कितनी भी बार ट्राई करे, वह सही पासवर्ड नहीं डाल पाता। वह बार बार अलग अलग डेट्स ट्राई करता है, हर बार फेल होता है और खुद को गालियां देता है कि वह इतना बेकार बाप है जो अपनी ही बेटी की बर्थ डेट तक याद नहीं रख सकता। शराब के नशे और गुस्से में डूबा हुआ आखिर उसे सही डेट याद आ जाती है और सेफ
खुल जाता है। अंदर गोल्ड और कैश चमक रहे होते हैं, लेकिन जब वह खुशी मना रहा होता है, सोही हल्की सी स्माइल करती है। उसके हाथ में जो ड्रिंक होती है वह जहरीली होती है। इस वजह से उसका फादर अपना गला पकड़ लेता है और फिर जमीन पर गिरकर मदद की भीख मांगने लगता है। वह बुरी तरह घुट रहा होता है और उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता और सोही ठंडी नजरों से उसे देखती रहती है, जैसे वो उस पल को महसूस कर रही हो, जब तक कि वो बिल्कुल बेजान होकर फ्लोर पर नहीं गिर जाता। एम्बुलेंस बुलाने के बजाय सोही उसी ड्रिंक का एक ग्लास खुद के लिए भर लेती है और धीरे से कहती है, शायद बेहतर होगा अगर सब कुछ यहीं खत्म हो जाए। पुलिस घर में घुस आती है और सबको बेहोशी की हालत में पाती है। फिर वक्त आगे बढ़ता है। 3 साल बाद अफवाहें फैलती हैं कि सोही फॉरेन चली गई है। वह सिर्फ एक टूथब्रश लेकर गई और कभी मुड़कर नहीं देखा। उसके पेरेंट्स जुआन से उसे ढूंढने की रिक्वेस्ट करते हैं। जुआन, जो अब आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहा होता है, ऑनलाइन होपफुल मैसेजेस छोड़ता रहता है। मॉम और डैड तुम्हें मिस करते हैं, प्लीज घर वापस आ जाओ। लेकिन सोही कभी रिप्लाई नहीं करती। लिसा प्रिजन से रिहा हो जाती है। जुआन उसका फॉरगिवनेस के साथ वेलकम करता है, ये समझते हुए कि उसके क्राइम्स दर्द और मैनिपुलेशन का नतीजा थे। दोनों साथ बैठते हैं। एक ही चीज उन्हें जोड़ रही होती है, सोही की कमी। उसके एडॉप्टिव पेरेंट्स अब भी हर रात डिनर टेबल पर उसके लिए एक प्लेट लगाते हैं। उसकी एब्सेंस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। फिर एक आम से दिन एक मिरेकल होता है। विंडो के बाहर उन्हें एक फिगर चलते हुए नजर आती है। वह सोही होती है। उसके पेरेंट्स आंसुओं से भरी आंखों के साथ फौरन बाहर भागते हैं। जब वह उसे अपने सामने खड़ा देखते हैं तो उन्हें यकीन ही नहीं होता और उसका फादर पूरे दिल से उससे कहता है, घर वापस आ जाओ बेटी, तुम ही हमारी सब कुछ हो। और इतनी आग, खून, धोखे और मौत के बाद कहानी एक नाजुक सी रियूनियन के साथ खत्म होती है। एक फैमिली जो झूठों की वजह से टूट गई थी, मोहब्बत की वजह से दोबारा जुड़ जाती है।